Good morning students, myself Rajkumar Sharma, Department of Botany, मोहता कॉलेज सादुलपुर चूरू। आज हम बात करेंगे सेकेंड ईयर के जो शेष टॉपिक बचे हैं उसके बारे में। कल के वीडियो में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, आप सभी को ध्यान होगा, बहुलक, उसके बारे में प्राइमरी इंट्रोडक्शन, और अब हम उसी का एक लास्ट सेगमेंट बचा हुआ है, उसके विषय में बात करेंगे। तो जो लास्ट सेगमेंट है उसके विषय में जानकारी हासिल करें उससे पहले आप रिवाइज़ कर लें कि मैंने बहुलक में आपको सबसे पहले परिभाषा बताई थी। उसके बाद में मैंने बात की थी कि बहुलक को हम ज्ञात कैसे करते हैं। पहली बात की हमने व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदलकर, उसके बाद में हमने बात की व्यक्तिगत श्रेणी को सदस्य श्रेणी में बदलकर। एक तीसरी और कैटेगरी है जिसके विषय में हम बात करना चाहेंगे और इम्पोर्टेंट भी है। कई बार ऐसा होता है कि हम जब सारणी बनाते हैं तो हमें क्वेश्चन में एक से ज़्यादा बहुलक नज़र आते हैं। उस समय ये समस्या हो जाती है कि हम कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे। तब जिस विधि का इस्तेमाल हम करते हैं उस विधि को हम यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे। समूह तालिका विधि उस विधि का नाम है और उसके द्वारा हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुलक की लास्ट वीडियो है और उसके साथ ही हमारी स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्शन है वो भी पूरा हो जाएगा। तो हम देखते हैं बहुलक ज्ञात करने की इस अंतिम विधि के बारे में। बहुलक ज्ञात करने की ये विधि है। क्वेश्चन देखें पहले, इससे पहले तो इसमें दो कैटेगरी है, दो बात है इसमें आपको एक समूह तालिका बनानी पड़ेगी, उसके बाद में एक प्रश्न तालिका बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन देख लेते हैं। बीएससी पार्ट द्वितीय के 230 विद्यार्थियों के 230 स्टूडेंट्स के आंकड़े आपको दिए गए हैं। 230 विद्यार्थियों के आंकड़े आपके पास हैं और आपसे पूछा गया है कि बहुलक प्राप्तांक ज्ञात करें। तो देखो, प्राप्तांक की जो कैटेगरी है वो तो इस प्रकार से है। प्राप्तांक वो तो ऐसे हैं 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, ये तो है प्राप्तांक। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं 7, 14, 30, 28, 35, 34, 16, 14, 36 और 16, ये है आपके प्राप्तांक। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपके सामने समस्याएं जो हैं वो इस प्रकार की कि जो जिसको हम बहुलक माने उसमें बहुत कम अंतर है। मतलब हम किसको बहुलक माने तो यहाँ पर हम इसके द्वारा डायरेक्ट एनालिसिस करें कि 36, 35 बहुत ही पास, 34, 35, 36 बहुत ही पास में है और इनकी आवृत्ति भी बार बार बदल नहीं रही है। तो हमें यहाँ पर जिस मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा उस मेथड का नाम है समूहन तालिका का निर्माण। तो समूहन तालिका कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, या आपको याद रहे तो आप वैसे देख लें, रिवाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक तालिका का निर्माण करेंगे जिसका नाम है समूहन तालिका। समूहन तालिका। समूहन तालिका के अंदर क्या करना है देखते हैं। सबसे पहले आप प्राप्तांक और उसके बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट को डालेंगे। सबसे पहला काम तो ये है। तो पहली जो कॉलम बनेगी वो तो बनेगी प्राप्तांक वाली और उसके बाद में यहाँ से अंक शुरू हो जाएंगे, आवृत्ति शुरू हो जाएगी। लेकिन देखो यहाँ पर हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं। हम प्राप्तांक की जहाँ तक बात थी, प्राप्तांक शुरू हो रहे हैं हमारे 32 से, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39 और 40, आई थिंक 40 तक है, ये 41 तक है, सॉरी 41। और अगली जो ग्रुपिंग होने वाली है वो आवृत्तियों की होने वाली है, फ्रीक्वेंसीज़ की होने वाली है। तो फ्रीक्वेंसीज़ की आवृत्ति जो ग्रुपिंग है वो आपको क्वेश्चन में दिए हुए फ्रीक्वेंसी शुरू होती है, तो उसको हम पहले फ्रीक्वेंसी ग्रुप मानेंगे। उसके बाद में हम इसको कैटेगराइज कर देंगे 5 और कैटेगरी में, सेकेंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी, फिफ्थ कैटेगरी एंड सिक्स्थ कैटेगरी। इन कैटेगरीज में हम इनको बांट देंगे। फर्स्ट में आप जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, जो मूल आवृत्तियां आपको दे रखी है, उनको आप लिखेंगे। तो ये लिखी हुई है 7, 14, 30, 28, 35, 34, 16, 14, 36 और 16, ये आपकी मेन है। अब आप देखो कि आप उस फ्रीक्वेंसी को अंडरलाइन कर लीजिए जो मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा किसकी है, 40 अंक के लिए 36 की है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। ये हुआ पहला वर्ग। अब दूसरा वर्ग जब आप बनाएंगे तो पहले और दूसरे को कॉमन लेंगे, ऐड करेंगे, शुरुआत करेंगे ऐसे। उसके बाद में आप तीसरे चौथे को, उसके बाद में आप पांचवें छठे को, उसके बाद में इसको एंड देन फाइनली इसको। ये आपका अगला कॉलम तैयार हो जाएगा पहली दो फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पर। तो ये है 21, 7 और 14 21, ये हो गई आपकी 58, ये हो जाएगी आपकी 69, ये हो जाएगी आपकी 30 और ये हो जाएगी आपकी 52। यहाँ पर आप देखेंगे 69 सबसे ज़्यादा है, आप इसको अंडरलाइन कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। अब आप पहली को छोड़कर फर्स्ट को छोड़ देंगे और फिर दो फ्रीक्वेंसीज की ग्रुपिंग करेंगे। तो दो फ्रीक्वेंसीज की ग्रुपिंग इस प्रकार से कर रहे हैं हम, ये दो फ्रीक्वेंसीज की ग्रुपिंग। तो ये हो गई आपकी 44, ये हो जाएगी आपकी 53, 5 8 63 63, सॉरी 5 8 3 63। उसके बाद में इसकी ग्रुपिंग आप करेंगे 50, इसकी ग्रुपिंग करेंगे आप 50 और जो एक शेष अंक बच गया है उस अंक को आप छोड़ देंगे। और आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ग्रुपिंग के बाद में आपको जो मैक्सिमम नंबर प्राप्त हुआ है वो है 63। ये हो गया पहला, दूसरा और तीसरा कॉलम। अब आप तीसरे कॉलम में जाएंगे। तीसरे कॉलम में आप फ्रीक्वेंसीज का एडिशन जब करेंगे तो 3 के समूह लेंगे, 1 2 3। उसके बाद में 1 2 3, उसके बाद में 1 2 और 3, ये 3, इन सबको आप ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि ये हो गया है 51। इस तीसरे को आप जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 97, आई थिंक 97। उसके बाद में आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 66। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 97 है। फिर से आप पहले को छोड़ देंगे और दूसरे से ग्रुपिंग शुरू करेंगे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th, इनको ऐड करेंगे आप पहली को छोड़कर। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 72 है, 85 है और लास्ट का है 66। एंड देन आप इसमें फिर से नोट कर दें कौन सी ज़्यादा है, 85 ज़्यादा है। और अब आप तीसरा कॉलम लेंगे पहली 2 को छोड़कर, तो ये हो जाएगा 30, 28 और 35 की ग्रुपिंग। उसके बाद में 34, 16 और 14 की ग्रुपिंग, ये 2 ग्रुपिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ये हो जाएगी 93
और ये हो जाएगी आपकी 64। ये तो देखिए इस प्रकार से ग्रुपिंग द्वारा हमें ये प्राप्त हुआ है कि विभिन्न फ्रीक्वेंसीज का योग करने पर हमें प्रत्येक कॉलम में एक अधिकतम फ्रीक्वेंसी प्राप्त हुई है। ये हमें फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे प्राप्त हुई है। अब हम समूहन तालिका का निर्माण करेंगे। समूहन तालिका का निर्माण करेंगे कि अधिकतम आवर्तियों की संख्या कितनी है। तो उसके दो तरीके हैं, उन दोनों तरीकों को देखेंगे। पहले जो सामान्य तरीका है उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद जो अलग तरीका है उसके बारे में बात करेंगे। तो आखिरी का जो हमारा कॉलम हो जाएगा वह अधिकतम आवृत्तियों की संख्या। ठीक है, तो आप नंबर 1 से शुरू करेंगे। नंबर 1 36 आवृत्ति किसकी है? 40 की है। देखो आपके सामने, तो आप 40 के सामने 1 लगा देंगे। ये 1 लगा दिया 40 के सामने, क्योंकि 40 के लिए 36 है और किसी के लिए नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। अब आप देखेंगे सेकंड में 69 की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसके लिए है? ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। इट मीन्स 36 भी हमारी काउंटिंग में है और 37 भी हमारी काउंटिंग में है। एक बार एक बार। अब आप देखें 63 किसके लिए है? तो 63 आप देख पा रहे हैं 63 है 35 के लिए और 36 के लिए। तो 35 के लिए एक बार और 36 के लिए भी एक बार। अब आप देखेंगे नेक्स्ट किसके लिए? 3 वाला बॉक्स किसके लिए बना है? 97, और वो बना है 35, 36 और 37 के लिए। तो 35, 36 और 37 के लिए। नेक्स्ट किसके लिए बना है? पहले को छोड़ के 2 और फिर उसके 36 से शुरू होता है 85 वाला ग्रुप। 85 वाला ग्रुप 36 से शुरू होता है। तो 36, 37 और 38 तक जा रहा है। ये आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 85 की बात की ना, हाँ ये। उसके बाद में हम बात करते हैं 93 किसके लिए है? 93 पहले 2 को छोड़कर है, तो 34 के लिए है, 35 के लिए और 36 के लिए है। इन सब को आप टोटल करेंगे तो 1 आएगा, इनका करेंगे तो 3 आएगा, इनका करेंगे तो 5 आएगा, इनका करेंगे तो 3 आएगा, इसका 1 और इसका 1। मैक्सिमम किसकी है? संख्या 35 की है। 35 को आप जब मिलाओगे अपनी समूहन तालिका द्वारा कि ये किसके लिए सबसे अधिकतम है, तो आप इस लाइन को जब पीछे की ओर लेके जा रहे हो स्ट्रेट, तो आप देखोगे ये 36 के लिए है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ये नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पर हमने बहुलक ज्ञात किया है। आई थिंक थोड़ी लंबी ज़रूर है लेकिन हार्ड नहीं है। एक बार आप रिवाइंड करेंगे देखेंगे तो आपको ये याद जाएगी। इसमें एक छोटा सा और मेथड है कि इसको हम कैसे निकालें वो भी मैं आपको शॉर्ट बता दूं, तो इसके साथ ही हमारा फ्रीक्वेंसी वाला मैटर पूरा हो जाएगा। तो एक प्रेक्षण टेबल और बनाने का नियम है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो यहीं पर कर सकते हैं जैसे कि हमने अभी किया है, और अगर आपको दुविधा होती है तो हम एक प्रेक्षण टेबल बना सकते हैं जिसको हम विश्लेषण सारणी या एनालिसिस टेबल कहते हैं। उस एनालिसिस टेबल में आप सबसे पहले कॉलम बनाएंगे, तो उसमें आप डाल देंगे संख्या फ्रीक्वेंसीज। उसके बाद में आप पदमूल्य डालेंगे। पदमूल्य इट मीन्स आपके मार्क्स। मार्क्स कितने हैं आपके? टोटल 10 अंकों में है 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 और 41। ये आपके पदमूल्य हैं, फ्रीक्वेंसीज के बेसिस पर हैं। इसमें आप लिखेंगे 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 एंड 41। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में हम वर्ग, जो फ्रीक्वेंसीज जब वर्ग हमने बनाए थे 6 बनाए थे ना, 1 2 3 4 5 और 6 वर्ग बनाए। उन वर्गों की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ कहाँ रुकी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो आप उस चार्ट को आपको देखना पड़ेगा। 34 जो था वो एक बार है, वो छठे वर्ग में लागू हो रहा है। 35 तीसरे कॉलम में है, चौथे कॉलम में है और पांचवें कॉलम में है। 36
दूसरे से शुरू हो जाएगा, दूसरे में है, तीसरे में है, चौथे में है, पांचवें में है और छठे में है। ये आपके यहाँ शुरू हो जाएगा। 37 आपके तीसरे से शुरू होता है, तीसरे से, चौथे से और पांचवें में। उसके बाद में ये जो है वो आपके एक ही जगह आ रहा है, 1 2 3। उसके बाद में ये आपके आ रहा है यहाँ, यहाँ नहीं है, और उसके बाद में 40 यहाँ। इनका सबका आप एडिशन करेंगे तो 1 3 5 3 1 और 1 आएगा। यहाँ पर आप देखते हैं कि 5 किसके लिए है, सॉरी ये बाय मिस्टेक गलत लिखा गया, 1 मिनट। चौंतीस यहाँ है, 34 वाला यहाँ आएगा, 34 से शुरू होता है, 34 यहाँ। 35 के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी है इस टाइप की, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। 36 के लिए हमारी 6 जगह पर है, 1 2 3 4 5 6, और इसके लिए हमारी फ्रीक्वेंसी है 3 बार। 38 के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी सिर्फ 1 बार, 40 के लिए तो ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये 3, ये 1 और ये 1। तो यहाँ पर मैक्सिमम 5 किसके लिए है, 36 के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 36। तो जो एनालिसिस टेबल है उसमें हमें पहली वाली टेबल की सहायता लेनी पड़ेगी। पहली वाली टेबल में कौन सा अंक कितनी बार रिपीट हो रहा है उसके बेसिस पर, और इसी के साथ हमारा बहुलक का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। बहुलक नहीं, अब ओवरऑल हमारी जो स्टैटिक्स है वो कंप्लीट हो गई है। स्टैटिक्स के मामले में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा इसमें नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।